क्या आपको पता है आज से कुछ शताब्दियों पहले, कुछ सेंचुरीज पहले दुनिया भर के अंदर में जो वर्क हो रहे थे, उन्होंने जो धरती का ओरिजिन है और धरती पे जो लाइफ का ओरिजिन है, कई सारी जो नेचुरल प्रोसेसेस हैं, धरती के इतिहास से जुड़ी हुई कई सारी घटनाओं को रिलीजन, धर्म के आधार पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। दुनिया के हर एक बड़े रिलीजन के अंदर में आप झांकोगे तो उनके स्क्रिप्चर्स में कॉस्मोलॉजी, जेनेसिस से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर होती कि पहले आदमी और औरत कब आए, जेनेसिस कैसे हुआ, मानवता की शुरुआत किस प्रकार से हुई, धरती की रचना कैसे हुई। और यूजुअली दे परटेन टू व्हाट वी कॉल एज डिवाइनल थ्योरी, क्योंकि ये सब बताती हैं कि भगवान ने किस प्रकार से धरती को, प्रकृति को और सारी बाकी चीज़ों को जन्म दिया। इवन प्रिमिटिव, द सो कॉल्ड प्रिमिटिव, जिनको यूरोसेंट्रिक ब्रिटिश स्कॉलर्स जो है एक समय पे नाम दिया करते थे सेवेजेस का, सिंपल सोसाइटीज, ट्राइबल सोसाइटीज, फोक सोसाइटीज, जिनके बीच में रिटन कल्चर थोड़ा सा कम होता है, लिखित साक्ष्य कम आपको मिलता है, क्योंकि बातें ज़्यादातर मौखिक रूप में संचार की जाती हैं। ओरल ट्रेडिशन ज़्यादा आपको फेमिलियर वहाँ पर देखने को मिलेगा। उनके कल्चर के बीच में भी आपको जेनेसिस और कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाना है, कुछ शताब्दी पहले ही आपको जाने को कह रहा हूँ। वहाँ पर डेट दी गई थी 4004 BC की, कि इस समय पे धरती की शुरुआत हुई, पहले आदमी और औरत इस समय पे आपको आते हुए देखने को मिले। बाद के कुछ स्कॉलर्स आए, कुछ रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ आई और उन्होंने डे और टाइम भी बता दिया कि 950 BC, सॉरी 9:30 बजे मॉर्निंग के अंदर में धरती की शुरुआत हुई थी। और इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें होते हुए देखने को मिली। लेकिन जब हमारी पेलेंटोलॉजी की इंफॉर्मेशन, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन, जो फॉसिल रिकॉर्ड्स को आप देख रहे हो, माइक्रोस्कोपी से लेकर के जो एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है, आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स का इंटरप्रिटेशन, एक्सकवेशन, ये सारा जब ज्ञान हमारे पास आया तो हमें पता चला कि भाई साहब, जो ह्यूमन ने फायर का इस्तेमाल करना शुरू किया, मात्र उसी के एविडेंस अगर आप लेके चलो तो डेट आती है 1.5 से 1.6 मिलियन ईयर्स अगो की, यानी कि लगभग 16 लाख साल पहले तो हम आग का इस्तेमाल करना सीख गए थे। टूल का मैन्युफैक्चर करना हम कब सीखे? एविडेंसेस अर्लीस्ट जो भी हमारे पास है ईस्टर्न अफ्रीका से 3.3 मिलियन, यानी कि लगभग 33 लाख साल पहले हम कर चुके थे। तो कहाँ 4000 साल पहले तो भारत के अंदर में, बाकी दुनिया तो छोड़ दीजिए जो पुरानी डेट दे रही है, भारत के अंदर में उत्तर प्रदेश का स्टेट आप ले लीजिए और वहाँ पर जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, है ना, आदित्य सिंह बिष्ट नाम है शायद पूरा, तो वहाँ पर आप जाकर के देखोगे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है गोरखपुर, उसके अगल बगल के इलाकों को आप देखोगे, संत कबीर नगर का डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है, महाराजगंज का डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा, बस्ती का। यहाँ पर एक आर्कियोलॉजिकल साइट है लाहुरा देवा, और भारत के पहले, अब उधर से आप सीधे नीचे की तरफ आइए, बनारस, वाराणसी जिसको आप कहते हो, जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी कंस्टिट्यूंसी, वहाँ से और आगे आप बढ़ो तो आप आओगे इलाहाबाद के रीजन में, प्रयागराज के रीजन में। भारत के पहले जो प्रधानमंत्री थे उनकी भी कंस्टिट्यूंसी फूलपुर इस रीजन में आपको देखने को मिल रही है। यहीं पे एक साइट विसिनिटी में लोकेटेड है जिसको आप कहते हो कोल्डीवा। इन दोनों साइट में आपको राइस कल्टीवेशन के जो एविडेंस मिला वो 5,500 BC के मिले, यानी कि जो धरती की शुरुआत जब बताई जा रही थी उससे भी 1,500 साल पहले के राइस कल्टीवेशन, वो भी इंडिया में। दुनिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बहुत पुरानी डेट मिल जाएगी भारत के बाहर। तो इन सारी इवोल्यूशनरी नॉलेज जो हमने गैदर की इतने सारे सालों में, इसके बाद एक क्वेश्चन उठता है कि ह्यूमन इवॉल्व हुए, वी अग्री अपॉन दैट। नाउ द बिगर क्वेश्चन इज कि इन दिस इवोल्यूशनरी कोर्स a very important feature that we use to identify all the hominins, that is bipedal locomotion, 2 पैरों पे चलने की क्षमता और इरेक्ट पोस्चर को मेंटेन करना, ये आखिरकार कब आया? ठीक है, जब आप बचपन में 2 किंगडम, 3 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, रॉबर्ट एच विटेकर, कार्ल लिनियस, अर्नस्ट हैकेल, इनके क्लासिफिकेशन को पढ़ते समय आपको हर ग्रुप का, हर टेक्सॉन का एक कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए जाते हैं कि हम क्यों इनको इस ग्रुप के अंदर में डाल लें। जैसे आप मैमल्स की बात करते हो तो सबसे बेसिक फीचर जो आपको याद होंगे वो वीवी पैरी आपने पढ़ा होगा, 4 चेम्बर्ड हार्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वार्म ब्लडेड होते हैं, ये पढ़ा। तो इसी तरीके से इस क्लास मेमेलिया में, मैमल क्या है? क्लास है, टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन के अंदर में क्लास है। अब इस क्लास मेमेलिया में बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं, जो फर्दर एक छोटा ग्रुपिंग होती है जहाँ पर और रिलेटेड एनिमल्स को रखा जाएगा। इस क्लास मेमेलिया में जो अलग अलग ऑर्डर्स आ रहे हैं, इडेंटाटा, सिटेशिया, सिरीनिया, कायरोप्टेरा जिसमें बैट वगैरह देखने को मिलेगा, प्रोबिस्क्वाइडिया हाथी देखने को मिलेगा, कार्निवोरा डॉग, कैट्स, लायंस वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, रोडेंशिया रोडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, अंगुलाटा हूव्ड एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बड़ी लिस्ट है, उसमें से एक हमारा ऑर्डर है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर प्राइमेटा। अब ऑर्डर प्राइमेटा के भी कई सारे कॉमन फीचर आपको देखने को मिलते हैं। पहला तो आपको एब्रीविएशन देखने को मिलेगा स्नाउट का, मजल का, ऑल्फेक्शन भी हमारी कम होती जा रही है,
लोअर प्राइमेट्स में थोड़ी ज़्यादा है, हायर प्राइमेट में आते आते और कम हो जाती है। तो बहुत सारे चेंजेस हमारे बीच में आए। अब जब आप प्राइमेट लेवल के अंदर आते हो तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? प्राइमेट क्या है? ऑर्डर है। तो जब आप इंफ्रा ऑर्डर के लेवल पर आओगे, जब आप सुपर फैमिली के लेवल पर, फैमिली के लेवल पर, सब फैमिली के लेवल पर और जीनस के लेवल पर आओगे, यानी कि होमो पे आए, इस समय पे जो हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो इनका एक बहुत डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है कि हम बाइपेडल लोकोमोशन को करते हैं। हमारे जो अर्ली एंसेस्टर्स हैं, इवन हमारे जो प्रेजेंट रिलेटिव्स हैं जिनको माना जाता है क्लोजली रिलेटेड प्राइमेट जो हैं, यानी कि एप्स, चिंपैंजीज वगैरह, गोरिल्लाज, ओरंगुटैन, गिब्बन्स, यामांग, बोनोबोस, इनको आप देखोगे इनके बीच में भी बाइपेडल लोकोमोशन नहीं है। ऑल्दो दे कैन वॉक इरेक्ट पोस्चर में, अपराइट पोस्चर में थोड़ी दूरी के लिए, कई बार आपने देखा होगा इमेजेस को जिसमें वो वॉक कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट देयर मोड ऑफ लोकोमोशन, है ना। मोड ऑफ लोकोमोशन की आप बात करोगे तो क्वाड्रपेडलिज्म है, उसमें भी नकल वॉकिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, नकल्स के ऊपर यूजुअली चलना प्रेफर करते हैं ये जो कई सारे एप्स हैं। कहीं पे फिस्ट वॉकिंग भी है, पाम वॉकिंग भी आप देख रहे होते हो। तो ये जो डिस्टिंग्विशिंग हमारा फीचर है ये हमारे बीच में आया कैसे, ये आपके पीछे ये टॉपिक देखने को मिल रहा है। तो आपको पूरी भूमिका अब मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अब इस जर्नी को शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए, सो कब और कैसे ये चीज हुआ ये हमें जानना है, और कैसे हुआ उससे पहले उस चीज की हम बात करें, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पहले व्हेन को एड्रेस करें, कब ये सारी चीजें हुई। तो व्हेन का सवाल आते ही एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस आ जाती है जिसको आप सवाना हाइपोथेसिस कहते हो। सवाना हाइपोथेसिस इज वन ऑफ द इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक हाइपोथेसिस और द क्लाइमेट चेंज हाइपोथेसिस। सवाना हाइपोथेसिस क्या कहती है कि भाई साहब, क्लाइमेट चेंज आपको आज देखने को मिल रहा है, लेकिन ये क्लाइमेट चेंज हमेशा से होता रहा है। जो धरती का, पृथ्वी का जो क्लाइमेट है, जो आबो हवा है, वो कभी कांस्टेंट नहीं रही है। और इसके हमारे पास कई सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। आप भी बचपन में आइस एज के बारे में पढ़ा होगा, कोई एक मूवी भी है शायद इसके ऊपर, वो भी आपने देखी होगी। धरती का मेजर हिस्सा बर्फ से कवर है, आपको देखने को मिल रहा है। आइस एज यानी कि जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स के अंदर में प्लीस्टोसीन इपॉक कहते हैं, इसकी शुरुआत माना जाता है कि अराउंड 2.67 मिलियन ईयर अगो, या कभी कभी इसको 6 मिलियन ईयर अगो भी कहा जाता है। लगभग 26 लाख साल पहले शुरुआत हुई आइस एज की, और इसका खात्मा होता है लगभग 11,700 साल पहले आज से, 11,700 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। तो बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, कहीं पे ग्लेशिएशन हो रहा है, कहीं पे प्लूविएशन हो रहा है, और ग्लेशिएशन भी कंटिन्यूअस नहीं है, वहाँ पर भी इंटरग्लेशियल एपिसोड्स आ रहे हैं जहाँ पर थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑलराइट, ग्लेशियर्स मेल्ट आपको होते हुए देखने को मिलेंगे, और दूसरी तरफ जहाँ पर प्लूवियल इन्वायरमेंट है, रेनफॉल हो रही है, वहाँ पर भी देयर इज इंटरप्शन, इंटरप्लूवियल इवेंट भी आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर रेनफॉल वहाँ पर कम होती हुई आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कंपैरेटिवली ड्रायर सीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे बदलाव आए हैं। आप प्लीस्टोसीन के पहले के समय की बात करते हो, प्लीस्टोसीन, और प्लीस्टोसीन के बाद के समय की, इवन आज भी वो बदलाव आते जा रहे हैं। तो निरंतर ये बदलाव रहे हैं। तो ऐसे ही जो पेलियो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है, जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी को पढ़ते हैं, एक सबसे पुरानी जो थ्योरी को देते हैं कि ये शुरुआत कब हुई बाइपेडलिज्म की, तो उसको बताने के लिए दे हैव दिस आइडिया ऑफ सवाना हाइपोथेसिस, जो कि कहता है कि अफ्रीका के रीजन में जो हमारे एंसेस्टर्स एक समय पे जहाँ पर प्रोलिफरेट कर रहे थे, उस रीजन के अंदर में जो क्लाइमेटिक चेंज आया, और जिससे डेंस फॉरेस्ट लाइक सिचुएशन जो पहले मौजूद थी, जिसकी वजह से हमारे जो अर्ली एंसेस्टर्स थे दे वर एबल टू लोकोमोट इन एन आर्बोरियल पैटर्न, ये खत्म हो जाता है। ये डेंस फॉरेस्ट कवर जो है, घने जंगल हैं, और घने जंगल में बड़े बड़े पेड़, और पेड़ के ऊपर बाइपेडल लोकोमोशन, ब्रेकिएशन वगैरह को करने की हमारे एंसेस्टर कोशिश कर रहे थे। कोशिश क्या कर रहे थे? कर ही रहे थे। और ये डेंस फॉरेस्ट का कवर जो है ये खत्म होता है, और हम लोग किधर आ जाते हैं? एक शिफ्ट होता है जो कि सवाना लाइक, यानी सवाना मतलब क्या हुआ? ग्रासलैंड लाइक इकोसिस्टम आपका प्रिवेल करने लगता है अफ्रीका के मोस्ट ऑफ द रीजन के अंदर में। और इस ग्रासलैंड रीजन के अंदर में जाहिर सी बात है, अब बड़े बड़े पेड़ नहीं रहे तो आप आर्बोरियल कैसे रहोगे? एक सेलेक्टिव प्रेशर आएगा, इकोलॉजिकल प्रेशर आएगा कि आपको भाई अब टेरेस्ट्रियल बनना है, जमीन के ऊपर आपको उतरना ही है। जिस तरीके से आप इस इमेज को देख रहे हो, है ना, ये एक पेड़ बीच में लगा है, फिर आपको पेड़ ही दूसरा नहीं दिख रहा है फ्रेम के अंदर में। हो सकता है फ्रेम को थोड़ा बढ़ाया जाए, कैमरामैन अगर थोड़ा और बड़ा वाइडर शॉट लेता, है ना, ऑल्दो कैमरामैन के ऊपर किसी का जोर नहीं चलता है,
तो अगर वो थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव लेता तो हो सकता है एक दो पेड़ और आपको दिख जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से आपको इतने डिस्टेंस के ऊपर पेड़ देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट कवर कम देखने को मिलेगा, मोस्टली ग्रासलैंड लाइक इकोसिस्टम अगर आपको देखने को मिलेगा, सवाना लाइक इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, तो जो हमारे एंसेस्टर्स होंगे वो कंटिन्यूअसली ट्रैवल नहीं कर सकते हैं ब्रांचेस के ऊपर, ब्रेकिएट नहीं कर सकते हैं, जमीन पे आना एक मजबूरी आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा ही ये सवाना हाइपोथेसिस कह रही होती है। ऑल्दो इसको मानने वाले आज के डेट में थोड़े से कम लोग हैं। क्यों है? बिकॉज इसके अगेंस्ट हमारे पास एविडेंस है। जब साइंस थोड़ी और बढ़ी, ये बहुत पुरानी थ्योरी है, जब हमारे पास साइंटिफिक एडवांसमेंट थोड़ी और बढ़ी तो हम पहुंचे जिसको क्या कहा जाता है, बेटर पेलियो क्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक को हमने यहां पर बनाया। पेलियो क्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक क्या होती है? ऐसी टेक्निक जिसके माध्यम से पास्ट के इन्वायरमेंट के बारे में आप जान सको, है ना। जैसे अभी के इन्वायरमेंट को आप जानते हो, प्रिडिक्शन करते हो, बारिश मॉनसून जो है वो कब आएगी, कैसे आएगी। तो पास्ट के क्लाइमेट को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है कि किस तरीके की स्पीशीज़ थी, किस तरीके का उस समय माहौल था, है ना, कौन से एनिमल कौन सी स्पीशीज़ थी, ये सब जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो हम पेलियो क्लाइमेटिक रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। और आप में से जो आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी के बच्चे हैं उन्हें कई सारे मेथड्स लाइक कुछ रिलेटिव मेथड और कुछ एब्सोल्यूट मेथड लाइक डेंड्रोक्रोनोलॉजी एंड व्हाट वी कॉल एज पेलिनोलॉजी, पोलन एनालिसिस, ये भी आपने सुना होगा। ऑल्दो इनकी लिमिट्स उतनी ज़्यादा नहीं है कि आप मिलियन ऑफ ईयर्स के टाइम फ्रेम को खासकर डेंड्रोक्रोनोलॉजी के माध्यम से पता करो। तो बाकी कई सारी जो दूसरी हमारी टेक्निक्स हैं उनको यूटिलाइज करके हमने जब पता किया कि जब ये जो अर्ली बाइपेडल होमिनिन्स प्रिवेल कर रहे थे अर्थ के ऊपर, जो फॉसिल हमें मिले हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि हाँ ये फॉसिल बाइपेडल लोकोमोशन करने वाला फॉसिल है, दो पैरों पर चलता था, उसके टाइम पीरियड को, जिस समय काल में वो मिला है, उसको जब हमने रिकंस्ट्रक्ट किया तो हमें पता चला कि भाई साहब यहां पर तो ये ग्रासलैंड टाइप का इकोसिस्टम भी नहीं था। इंस्टेड क्या हुआ करता था, वुडलैंड टाइप का इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा। वुडलैंड टाइप का इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा। वुडलैंड टाइप का इकोसिस्टम, जाहिर सी बात है फॉरेस्ट की तरह वहां पर डेंस कवर नहीं है, अभी भी उतनी इंटेंसिटी के साथ आप ब्रेकिएट नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट इट इज नॉट लाइक दी सवाना हाइपोथेसिस जो एक इमेंस इमीडिएट प्रेशर को आपके ऊपर क्रिएट करेगा कि आप एक लॉन्गर पीरियड तक जमीन के ऊपर रहो और टेरिस्ट्रियल एडेप्टेशंस को एक्यूमुलेट करो। सो दिस वाज समथिंग दैट वाज डिसअप्रूव्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वर अदर मेजर वर्क। अब एक और ये चीज आ जाती है ना, क्वेश्चन उठता है कि हमें ये तो पता चला कि ये टाइमलाइन और ये जो एक हाइपोथेसिस दी गई ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, ये बहुत एक्यूरेट नहीं है। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि जब ये चेंजेस आए, इन चेंजेस में क्या क्या बदलाव आए होंगे। तो कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ह्यूमन इवोल्यूशन के पैटर्न को आप देखते हो तो देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस एक्सपेंशन ऑफ द क्रेनियल कैपेसिटी। जो क्रेनियल कैपेसिटी है ना, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो क्यूबिक सेंटीमीटर्स में, सीसी के टर्म्स में आप उसको पढ़ रहे हो, उसका एक्सपेंशन हुआ है। जो अर्ली एंसेस्टर्स थे वो एप लाइक क्रेनियल कैपेसिटी को क्यूबिक सेंटीमीटर अगर आप के मापदंड पे देखो तो 350 से 400 क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास का क्रेनियल कैपेसिटी आपको देखने को मिलता था। और जब आप आगे बढ़ते हो, जैसे होमोजीनस के मेंबर्स लाइक होमो हैबलस वगैरह आएंगे, तो इनके में एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी 600 क्यूबिक सेंटीमीटर्स की पाई गई। जब आप इरेक्टस के पास आते हो तो अर्ली इरेक्टस 900 क्यूबिक सेंटीमीटर्स को दिखाते हैं, ऑल्दो आज के समय में 1100 एक एवरेज के तौर पे लिया जाता है, सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी, क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी के वो आप देखोगे। और मॉडर्न ह्यूमंस को आप देखोगे तो क्या है, हमारे बीच में एवरेज क्रेनियल कैपेसिटी इन नॉर्थ ऑफ 1400 है। इवन जो हमारे क्लोज कजन्स हुआ करते थे, है ना, जो अभी नहीं है, एक्सटिंक्ट है, क्रो-मैग्नन्स को देखो आप, निएंडरथल्स को देखो, उनके बीच में भी एक ग्रेटर हायर क्रेनियल कैपेसिटी देखने को मिली। कई सारी स्पेसिमेन में इवन मॉडर्न ह्यूमन से, क्रो-मैग्नन के स्पेसिमेन के अंदर में मॉडर्न ह्यूमन से भी ज़्यादा क्रेनियल कैपेसिटी आपको देखने को वहाँ पर मिल रही है। तो कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है, एक कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि जब ह्यूमन इवोल्यूशन में जब ये ब्रेन का एनलार्जमेंट हो रहा था, इसके बाद में ह्यूमन बाइपेडल बना, कि पहले अकल बढ़ी, बुद्धि बढ़ी, और उसके बाद आप दो पैरों पे चलना शुरू किया। अब इस चीज़ को बहुत सालों तक माना गया। ये चीज़ कब डिसअप्रूव होती है, जब कुछ नए पेलेंटोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं, कुछ नए फॉसिल्स हमें मिलते हैं। लगभग मिड 20th सेंचुरी में, है ना, इनफैक्ट उससे पहले भी जब आप देखोगे अराउंड द सेकेंड डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी में हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस के कुछ फॉसिल जो रिकॉर्ड्स हैं वो मिलना शुरू हो गए थे। और मिड 20th सेंचुरी में कुछ और इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज यहाँ पर होती हैं, 1950s में, 1970s में, जब हमारा टोटल परसेप्शन बना। अब देखिए, जब आप आर्कियोलॉजी को पढ़ते हो ना,
तो एक चीज़ आपको पता है जिसको क्या आप कहते हो, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन। जियोलॉजी में पढ़ते हो, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रो में पढ़ते हो, जनरल आर्कियोलॉजी में भी पढ़ते हो। प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन आपको क्या बता रहा होता है कि जब आप एक्सकेवेशन फॉर एग्जांपल करना शुरू कर रहे हो, जहां पर आप खड़े हो, आप अगर खुदाई करना शुरू कर दो वहीं पे, तो आपके पैरों के नीचे जस्ट जो लेयर है वो ज़्यादा रिसेंट होगी, और वहां पर खुदाई में जो भी चीज़ आपको मिली है वो ज़्यादा रिसेंट होगी। आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि कितनी पुरानी, बट आप ये कह सकते हो कि वो ज़्यादा नई है। अगर आप 1 किलोमीटर और खुदाई करते हो और उस लेयर में आपको कोई चीज़ मिलती है, तो आप डेफिनेटली कह सकते हो कि वो चीज़ पहले आई है, पहले वहाँ पर मौजूद थी, यानी कि वो वे ओल्डर है, वे ओल्डर आपको देखने को मिल रही होती है। ठीक है ना? तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर अपने रिसर्चर्स के अंदर में इसको यूटिलाइज किया गया, इसी चीज़ को यहाँ पर रिसर्चर्स के अंदर में यूटिलाइज किया गया। हमने जब प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन जैसी टेक्निक्स को, मेथड्स को, जो रिलेटिव डेटिंग के मेथड्स हैं, इनफैक्ट प्रिंसिपल्स हैं, जनरल प्रिंसिपल्स हैं, इनको जब यूटिलाइज किया तो वी केम टू अ कंप्लीटली डिफरेंट आइडिया। जो पहले हमारा मानना था उससे एक टोटली डिफरेंट आइडिया के ऊपर हम यहाँ पर पहुँचते हुए आपको मिलेंगे। ऑलराइट, सो अब एक चीज़ और यहाँ पर आपको कनेक्ट करनी, देखनी है, इमेज के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना, कि किस तरीके से ये फॉसिल फाइंडिंग्स हुई और सुपर इम्पोजिशन वहाँ पर किस तरीके से हेल्पफुल रहा। जो आपको पहले फॉसिल मिले, जाहिर सी बात है प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन के हिसाब से वो कौन से फॉसिल होंगे, जो ज़्यादा नए होंगे, जो ऊपर की लेयर्स में मिल गए वही तो पहले मिलेंगे। और ये फॉसिल्स आपको अर्ली 19th सेंचुरी में ही मिलने लगे। इनफैक्ट कई सारे जो मॉडर्न ह्यूमंस के फॉसिल है वो आपको 1850s के टाइम पीरियड में ही मिलने लगे थे। ठीक है, और इवन इससे पहले रेड लेडी ऑफ पावेलैंड की आप बात करो, नियंडरथल की फॉसिल्स की आप बात करो, यूरोप में आपको जर्मनी वगैरह के रीजन में 56 में कई सारे फॉसिल मिल रहे हैं। देन आप जब थोड़ा और समय बीतता है, लगभग 1890 के आसपास 1890s में थोड़ा और पुराना फॉसिल आपको मिलता है, जो कि किसका होता है, होमो इरेक्टस का। 1890s में आपको होमो इरेक्टस का जो फॉसिल है वो मिलता है। ठीक है, आगे और आप बढ़ते हो, और आगे आप बढ़ो तो फर्दर आपको 1920s में ऑस्ट्रेलोपिथेकस के फॉसिल मिलना शुरू होते हैं, और 1950s से लेकर के 70s तक पूरी एक अच्छी खासी टाइमलाइन क्लियर हो जाती है। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट आज के समय में जो क्रूशियल फॉसिल्स हैं वो हमें डिस्कवर हो चुके हैं। तो इन फॉसिल्स में से ही एक जो बहुत ज़रूरी फॉसिल है वो है ल्यूसी का, जिसको बीटल्स के सॉन्ग के ऊपर नेम किया गया, आप में से अगर किसी ने सुना होगा तो। ठीक है, दूसरा लेटोली फुटप्रिंट्स का। ठीक है, तंजानिया के रीजन में, ईस्टर्न अफ्रीका में, इथोपिया के रीजन में इस तरीके की फॉसिल डिस्कवरीज आपको देखने को मिल रही है, और उसमें से ही ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज थी। ये जो लेटोली फुटप्रिंट्स है, ऑल्दो इसका अर्लियर वर्क पहले भी हो चुका था, लुइस लीकी वगैरह ने इसके ऊपर काम किया था, लेकिन मेजर इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडिंग इसकी हमें 1970s में देखने को मिलती है, 76 के समय में देखने को मिलती है, जब एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्कॉलर है ना, मैरी लिखी, उनने इसको वहाँ पर स्टडी किया। ठीक है ना, तो लेटोली फुटप्रिंट क्या है, नाम से पता चल रहा है फुटप्रिंट्स है। जैसे ही आपको देखने को मिल रहा है ना, कोई बाइपेडल होमिनिन था जो चलते 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 अपने कुछ निशान छोड़ गया था, और वो निशान समय के इस अविरल धारा में कई तरीके से बच गए थे, और आपने जब उसको देखा कुछ इस तरीके से, उसकी इमेज को यहाँ पर ड्रॉ किया गया ताकि आप समझ सको, आपको आइडिया मिले। तो जैसे आर्चेस, आप आज के ह्यूमंस को देखते हो तो हमारे फुट के अंदर में आपको आर्चेस देखने को मिलते हैं ना, जो बाइपेडलिज्म को, दो पैरों पे खड़े होना और चलने की क्षमता को सपोर्ट करते हैं, ये आर्चेस भी आपको देखने को मिले, और बाकी जो मॉर्फोलॉजी देखी गई वो भी बाइपेडलिज्म का इंडिकेशन देती है। और जब इनके क्रेनियल कैपेसिटी को भी एनालाइज किया गया, ये कौन सी स्पीशीज थी, कौन सा जीनस था, पहले तो ये आप जान लो, दिस वाज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस, अफारेंसिस, ये स्मॉल में ये होगा, साइंस वाले समझ रहे हैं क्यों होगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस की ये स्पीशीज है, और इसके जो डेट यहां पर मिली थी वो समवेयर अराउंड 3.66 या आप रफली कह लो 3.7 मिलियन ईयर अगो की थी, लगभग 37 लाख साल पुराना स्पेसिमेन था। और जब हमने क्रेनियल कैपेसिटी को देखा तो इट वाज क्वाइट नियर टू दी मॉडर्न एप्स, मॉडर्न जो ग्रेट एप्स हैं इनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आपको ये क्रेनियल कैपेसिटी देखने को मिलती है, जो लगभग 350 450 की जो रेंज है, इस रेंज बाउंड मैनर में आपको ये क्रेनियल कैपेसिटी देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि भैया बाइपेडलिज्म बड़े ब्रेन से पहले आया था, बाद में नहीं आया था।
पहले हम क्या मानते थे कि पहले लार्जर ब्रेन्स आए होंगे, एटलीस्ट 1000 की क्यूबिक सेंटीमीटर्स की कैपेसिटी तो क्रॉस हो ही गई होगी, भले मॉडर्न ह्यूमन जैसी ना हो। यानी कि इरेक्टस जब आया होगा 900 क्यूबिक सेंटीमीटर से 1100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स की क्रेनियल कैपेसिटी को रखता है, उस समय में आपको ये चेंजेस आते हुए देखने को मिलेंगे। बट इट वाज टोटली डिमोलिश कि उसके आधी क्रेनियल कैपेसिटी रखने वाले जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं उनके बीच में भी हमें ये एविडेंस देखने को मिल रहा है। और अभी यही नहीं, यहीं पे बात खत्म नहीं होती है। फर्दर जब कुछ रिसर्चेस होती हैं और कुछ नए फॉसिल्स हमें मिलते हैं, द लाइक्स ऑफ आर्डिपिथेकस रेमिडस जो आपके सामने यहाँ पर लगा हुआ है ना, आप देख रहे हो लिम्स के प्रोपोर्शन को हमसे थोड़ा अलग है। जो 4 लिम्स हैं वो भी काफ़ी बड़े आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये स्पीशीज़ है, इसका नाम है आर्डिपिथेकस, शॉर्ट में इसको आरडी कहा जाता है, निकनेम है इसका, पूरा नाम है इसका आर्डिपिथेकस रेमिडस। अब इसकी जो डेट है ये आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारेंसिस, चाहे वो लूसी हो चाहे वो लिटोली फुटप्रिंट हो, उनके जो रिप्रेजेंटेशन है उससे भी पहले की देखने को मिलती है। तो यहाँ पर डेट 3.9 टू 4.2 मिलियन ईयर्स अगो की है, या लगभग 42 लाख साल पहले। और इसके बीच में भी इसकी भी जो हम पोस्ट क्रेनियल स्टडीज़ करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल एंटोमिकल स्टडीज़, फीचर्स को पढ़ते हैं, तो इंडिकेशन बाइपेडल लोकोमोशन के साफ साफ हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आज के समय में आर्डिपिथेकस से पहले भी कई सारे आपको जो ग्रुप हैं, कुछ रीसेंट डिस्कवरीज 1999 से 2002 के बीच में हुई है, ब्रूनेट और सिनेट की जो टीम है उनके साथ हुई है, जो हमें ओरोरेंटेगेंसिस और साइलेंथ्रोपस शेडेंसिस के बीच में भी स्लाइट एविडेंसेस दे रहे हैं। तो अभी बड़ा क्वेश्चन है, अभी भी ये जो गुत्थी है ये सुलझी नहीं है कि कब आया, लेकिन विद सर्टेनिटी वी कैन से नाउ कि इट वाज नॉट द एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रेन एंड द लार्जर ब्रेन विच केम फर्स्ट, रैदर इट वाज द बाइपेडल लोकोमोशन विच केम फर्स्ट एंड लेटर द लार्जर ब्रेन्स इवॉल्व, है ना। तो अब अगेन वी हैव टू एक्सप्लोर कि क्यों हुआ फिर ऐसा। कब तो पता चल गया कि भाई साहब आर्डिपिथेकस के बीच में यानी कि 4.2 मिलियन ईयर और ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बीच में अगर आपको देखने को मिल रहा है ये पर्टिकुलर बाइपेडल लोकोमोशन, तो टाइम पीरियड आप क्या कह सकते हो, व्हेन तो आप अब आंसर कर ले जाओगे। ये जो व्हेन का हमारे पास क्वेश्चन था इसको हमने आंसर कर लिया कि प्लियोसीन का जो इपॉक है, प्लियोसीन का जो इपॉक है, इस समय के अंदर में बाइपेडल लोकोमोशन को हम करने लगे थे। आई होप ये आपको समझ में आता है प्लियोसीन इपॉक क्या है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल गूगल पे आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। जैसे हिंदू धर्म के अंदर में, या फिर जिसको आप शायद सनातन धर्म कहते होगे, आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स कह लीजिए, अलग अलग धर्मों के अंदर में टाइमलाइन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो हमारे यहाँ जैसे युग का कंसेप्ट है, कल्प का कंसेप्ट है, मनवांतर का कंसेप्ट है, उसी तरीके से कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है कहाँ पर, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के केस के अंदर में, जहाँ पर पूरे पृथ्वी का जो इतिहास है, रॉक फॉर्मेशन से लेकर के आपके फॉर्मेशन तक, उसको रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, कैसे जो मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको देखने को मिली, इग्नियस रॉक किस तरीके से आई, कब आई, मैमल्स कब आए, प्राइमेट कब आए, डायनासोर कब थे, तो ये पूरा रिकॉर्डेड है। इसमें जो सबसे बड़ा पीरियड होता है उसको आप कहते हो सुपर इयॉन। सुपर इयॉन, उसके बाद आपका इयॉन आ जाता है, देन आपके एराज आते हैं, देन आपका पीरियड आता है, और फाइनली आपका इपॉक आता है। इवन इपॉक के अंदर में भी दे आर एजेस एंड सब एजेस, एजेस तक तो हम यहाँ पर करके चलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी किस समय में हैं, वी आर इन द सीनोजोइक एरा। हम लोग सीनोजोइक एरा के अंदर में है। इसको यहां पर एरा क्यों रखिए, सीनोजोइक एरा के अंदर में है। पीरियड कौन सा है हमारा, क्वार्टरनरी पीरियड को हम बिलोंग करते हैं। और इपॉक कौन सा है हमारा, हम होलोसीन इपॉक को बिलोंग करते हैं, जो कि माना जाता है लगभग 11.7 हजार साल पहले शुरुआत हुई थी, है ना। अब ये जो क्वार्टरनरी पीरियड आपको देखने को मिलेगा ना, इस क्वार्टरनरी पीरियड के साथ साथ हम तो क्वार्टरनरी पीरियड में, बट हमारे पीरियड से पहले एक जो पीरियड हुआ करता था उसको आप कहते हो टर्शरी पीरियड। और ये टर्शरी पीरियड आपका डिवाइडेड था अलग अलग स्टेजेस में। जो सबसे लेटेस्ट यानी कि बाद में आई, उस ऑर्डर में हम लिख रहे हैं। सबसे ऊपर वो होगा जो सबसे बाद में आया। ठीक है, प्लियोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन, इयोसीन एंड पेलियोसीन। सो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो आपका बाइपेडल लोकोमोशन है इस प्लियोसीन में आया। ये प्लियोसीन होलोसीन से पहले आने वाले प्लीस्टोसीन के भी पहले आया था। होलोसीन में हम अभी हैं, हमारे से पहले प्लीस्टोसीन था जिसमें आइस एज चल रही थी, और उससे भी पहले आप जाओगे तो ये प्लियोसीन का पीरियड था जहां पर बाइपेडल लोकोमोशन की शुरुआत हुई। और इसकी डेट को रखा जाता है लगभग 5.33 मिलियन ईयर, लगभग
5.33 मिलियन ईयर अगो पहले ये शुरू हुआ और उसकी समाप्ति होती है कब? 2.567 मिलियन ईयर अगो पहले, लगभग 25-26 लाख साल पहले। तो ये जो आपके फॉसिल है ना, ये प्लीस्टोसीन में तो जाएंगे नहीं क्योंकि इनकी डेट क्या आ रही है 3.9 4.2। इवन जो अभी आपने यहां पर देखा इसकी भी 3.6 है, तो ये प्लियोसीन के फॉसिल है। ऑलराइट, सो वी आर नाउ अवेयर विद दी व्हेन। शुरुआत में हमने ये क्वेश्चन रखा था ना व्हेन, तो आपके पास अब व्हेन का आंसर है प्लियोसीन, ठीक है। और प्लियोसीन का मतलब है 5.3 मिलियन ईयर अगो टू 2. रफली मैं एस्टिमेट यहां पर लिख दे रहा हूं, एग्जैक्ट वहां पर लिखा ही हुआ है 5.33 3.567, तो उसकी कोई जरूरत नहीं होती। अब व्हेन हमें पता चल गया, अब बात आती है व्हाई, जो एक ब्रॉडर थीम भी इस व्हाई एंड हाउ, एक ब्रॉडर थीम भी इस पर्टिकुलर लेक्चर की थी। तो पहली हमने हाइपोथेसिस तो बताई जो सबसे पुरानी हाइपोथेसिस है, एंड दैट वाज सवाना हाइपोथेसिस, बट द सवाना हाइपोथेसिस लार्जली फेल्ड। सो लेटर मेनी अदर हाइपोथेसिस आल्सो केम इनटू प्ले। एक हाइपोथेसिस यहां पर दी जाती है जो कि है एनर्जी एफिशिएंसी हाइपोथेसिस। एनर्जी एफिशिएंसी हाइपोथेसिस, ये एनर्जी एफिशिएंसी हाइपोथेसिस क्या कहती है? एनर्जी एफिशिएंसी की जो हाइपोथेसिस है, एनर्जी एफिशिएंसी की जो हाइपोथेसिस है, ये बेसिकली आपको बता रही है कि ह्यूमंस बाइपेडल लोकोमोशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दिस पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ लोकोमोशन इज मोर एफिशिएंट। सो जब हम बाइटेरेस्ट्रियल हो गए तो हमारे पास दो ऑप्शंस थे, हम क्वाड्रपेडल भी लोकोमोशन को कर सकते थे, कई सारे और जानवर करते हैं, सब बाइपेडल पे नहीं है, बट बाइपेडल लोकोमोशन वाज मोर एफिशिएंट। एंड जो हमारे एंसेस्टर, अर्ली एंसेस्टर थे, वो जब ब्रेकिएट भी कर रहे थे तो उस ब्रेकिएशन के समय में एक ऑर्थोग्रेड पैटर्न को रखे हुए थे, यानी कि उनकी जो उस समय मॉर्फोलॉजी थी, इट वाज मोर अकिन टू दी पोस्चर ऑफ इरेक्टनेस, ठीक है, अपराइट पोस्चर के अकॉर्डिंगली उनका पोस्चर मेंटेन था जब वो ब्रेकिएट भी कर रहे थे एक डाल से दूसरे डाल पर। तो भी उनकी जो बैक आपको देखने को मिलेगा जिस तरीके से ब्रेकिएट कर रहे हैं, इरेक्ट पोस्चर को मेंटेन करने के लिए थी। तो जब जमीनों पे आए तो इट वाज मोर इजियर फॉर देम टू अडेप्ट टू द इरेक्ट पोस्चर बाइपेडल लोकोमोशन, एंड दिस बिकेम क्वाइट पर्टिनेंट बिकॉज जब कुछ रिसर्चेस की गई 2007 से 11 के पीरियड में, तो हमें यह पता चला कि जब चिंपैंजीज को, शॉर्ट में इनको चिंप्स कहते हैं, ठीक है, और मेन को साथ साथ आपने ट्रेवल कराया एक सेम डिस्टेंस, तो जो एनर्जी ह्यूमन इस्तेमाल कर रहे थे इट वाज 70%, अराउंड 50 to 75% लेस देन व्हाट द चिम्प्स वर यूटिलाइजिंग फॉर द सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस। मतलब ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है तो जो अर्ली ह्यूमन की नीड थी टू नेविगेट, अर्ली ह्यूमन की नीड क्या है? नेविगेट करना थी ना भाई साहब नीड। क्यों नेविगेट करना था भाई? फूड की भी तो आप सर्च करोगे, फूड कहां से आपको मिलेगा? ये फूड हमें सर्च करना था, हंटिंग करनी थी, खुद को बचाना था, रिसोर्सेस को देखना था, ऑलराइट। सो ये नीड थी, और हमेशा हम ये बाबा आदम के ज़माने से प्रोवर्ब को यूज़ किए आ रहे हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत होती है तो कोई चीज़ वहाँ पर आती है, ज़रूरत एक सिलेक्शन प्रेशर के तौर पर एक्ट करती है ना। डार्विन का भी ये जो सवाना हाइपोथेसिस है ना, डार्विन ने भी सिमिलर एक सुझाव दिया है अपने वर्क डिसेंट ऑफ मैन 1871 के अंतर्गत में। उनका भी मानना है कि एवोल्यूशनरी चेंज इन्हीं इन्वायरमेंटल प्रेशर, और इवन लेमार्क जो डार्विन से भी पहले अपने वर्क द इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड ट्रेट की बात करते हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि इन्वायरमेंटल चेंजेस ने ये बाइपेडलिज्म को एक्वायर करने के लिए हमें मजबूर किया। लेटर दिस थिंग वाज इनहेरिटेड और पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। डार्विन इसको नेचुरल सिलेक्शन, इवन सेक्सुअल सिलेक्शन से जोड़ करके देख रहे होते हैं। एक और थ्योरी है जो है कि लवजॉय है ना, एक स्कॉलर है, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ये जिनकी इमेज आपके सामने लगी हुई है, इनका नाम लवजॉय है, पूरा नाम इनका ओवन लवजॉय है, ठीक है। तो इनके नाम पे एक हाइपोथेसिस है जिसको हम लवजॉय हाइपोथेसिस कहते हैं, या कई बार इस सेम हाइपोथेसिस को प्रोविजनिंग हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोविजनिंग हाइपोथेसिस भी इसको कहा जाता है। ये क्या बताती है? इन्होंने कहा कि जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है? नाम में अंदर छूना, सेक्सुअल डिफरेंसेस बिटवीन टू सेक्सेस ऑफ द सेम स्पीशीज, अगर वो रिमार्केबली मार्क्ड हैं
यानी कि एक ही स्पीशीज प्रजाति के अंदर में जो दो डिफरेंट सेक्सेस हैं, एक मेल होगा एक फीमेल होगा, उनके बीच के डिफरेंसेस अगर काफ़ी ज़्यादा अगर आपको मार्क देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ओरंगुटैन को अगर आपने देखा है, शायद मेरे ख्याल से क्रिश मूवी है ना, आज मैं क्लास में लेक्चर में डिस्कस कर रहा था, कुछ बच्चों ने कहा हाँ क्रिश में, क्रिश मूवी जो ऋतिक रोशन की थी, वहाँ पर शायद वो जाते हैं कहीं पे, कहीं तो जाते हैं साउथ ईस्ट में, है ना, साउथ ईस्ट एशिया में। तो वहाँ पर उनको जो कुछ आई थिंक गेम खेल रहे होते हैं, उसमें ओरंगुटैन इन्वॉल्व, तो आपने देखा होगा, नहीं तो गूगल पे सर्च कर लीजिए ओरंगुटैन को। इट इज़ वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ग्रेट एप्स। जब हम एप्स की बात करते हैं, कैटाराइनी के अंदर में एंथ्रोपॉइड में हो गया, प्राइमेट का सब डिवीजन आपने किया, एक तरफ फ्रोजीमियंस है, एक तरफ आपके एंथ्रोपॉइड्स हैं, एंथ्रोपॉइड में एक तरफ प्लेटीराइन है, एक तरफ कैटाराइन है। उस कैटाराइनी के अंदर में आप फर्दर जाओगे तो आपको देखने को मिलेंगे मंकीज हैं, एप्स हैं और ह्यूमंस हैं। एप में भी लेसर एप लाइक ये गिब्बन्स एंड सियामांग है, और ग्रेटर एप लाइक ओरंगुटैन, गोरिल्ला एंड चिंपांजीज है। तो इसमें से जो ओरंगुटैन है साउथ ईस्ट एशिया में आपको काफ़ी देखने को मिलता है, बोर्नियो सुमात्रा में अगर जाओगे तो आप काफ़ी आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। ये ओरंगुटैन जो है, इनके बीच में सेक्सुअल डायमोर्फिज्म काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि सेम स्पीशीज़ में जब आप मेल को देखोगे तो उसका वेट और फीमेल के वेट में काफ़ी डिफरेंस है। फीमेल यूजुअली आपको अगर एग्जांपल के तौर पे मानिए कि 50-55 केजी की है, तो मेल जो है वो 85 टू 95 केजी का भी हो, और सिमिलर डिफरेंशिएशन हाइट में भी देखने को मिलता है। तो लवजॉय साहब कह रहे हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन के इवोल्यूशन के कोर्स में ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म डिक्रीज होता गया, कम होता गया, है ना, तो ह्यूमंस लार्जली मोनोगैमस बनते गए। यानी कि ये बहुत ही एक अर्ली ओरिजिन ऑफ मोनोगैमी की बात कर रहे हैं। मोनोगैमी क्या है, नाम में आंसर छुपा है, वन पार्टनर, है ना, मोनो मतलब सिंगल, गैमी मतलब मैरिज, एक पार्टनर आपका मैरिज में होता है तो उसको आप मोनोगैमी कहते हो। तो उन्होंने कहा कि जब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म रहा नहीं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हाइट वेट के अंदर में डिफरेंस, जानवरों के केस में जो कैनाइंस होता है ना, शार्प, जो फ्रूट को या फ्लैश को टीयर करने के लिए आप दांतों का इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर में डिफरेंशिएशन, कई बार जो हॉर्न्स होते हैं और भी कई सारे ऐसे फीचर्स है, रोबस्टनेस जो होती है, ये क्या है, ये एक सेक्सुअल सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनती थी कि फीमेल्स जो होती हैं वो इस तरीके के मार्क्ड डिफरेंसेस वाले मेल को वहाँ पर चुनती हैं। द सिमिलर थिंग विच वॉज बीइंग सेड इन द वांगाज मूवी, जो भी एक आई थी, काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था, एनिमल करके, जहाँ पर रणबीर कपूर जो फीमेल लीड है उनको अल्फा मेल का कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहे। तो एक इसी तरीके से आपको ये डायमॉर्फिज्म जब देखने को मिलता था तो पॉलीगैमस टाइप की सोसाइटी होती थी, पॉलीगैमस टाइप की सोसाइटीज होती थी। यूजुअली जो फीमेल्स को प्रेफर करेंगे उस मेल को जिसके पास ये एक ग्रेटर डिग्री ऑफ डायमॉर्फिज्म और फेवर ट्रेट्स, ये डिस्टिंक्टिव ट्रेट्स आपको देखने को मिलेंगे, लार्जर कैनाइंस या फिर कुछ भी और एग्जांपल हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन के इवोल्यूशन में आप देखोगे, ओरंगुटैन में है और हमारे अर्ली एंसेस्टर्स बहुत पहले आप जाओगे तो उनके बीच में था, बट इवोल्यूशन के कोर्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये डायमॉर्फिज्म आपका खत्म हो जा रहा है, ये डायमॉर्फिज्म आपका खत्म हो जा रहा है और लोग मोनोगैमस बन रहे हैं। मोनोगैमस बन रहे हैं तो वहाँ पर जो केयरिंग है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयरिंग है, ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, फैमिली के तौर पर लोग वहाँ पर रख रहे हैं। और प्रोविजनिंग एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। प्रोविजनिंग कहा क्या होता है कि जो मेल्स हैं वो अपने जो बेस टेरिटरी है जहाँ पर रुका है वह उनकी फैमिली, बच्चे, जो फीमेल है रुकी हुई है, वहाँ से दूसरे रीजन के अंदर में जाएंगे और फूड या फिर जो भी चीज़ें खाने पीने की है उसको उठा करके ले आएंगे। अब इस चीज़ को कैरी करने के लिए बाइपेडल लोकोमोशन इज़ मोर एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि जब वो चार पैरों पर चलते हैं तो बाकी जानवरों की तरह उनको जो कोई भी चीज़ है उसको अपने जॉस के अंदर में, अपने दांतों के अंदर में फंसा करके लाना पड़ता है। कम फूड को करेंगे, वेस्टेज ज़्यादा होगा, है ना। लेकिन अगर वो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं, अगर हाथ उनके फ्री हैं, तो ये चीज़ आसानी से हो सकती है। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग प्रोविजनिंग हाइपोथेसिस के अंदर में इन्होंने बताने की कोशिश की, बट इसको भी चैलेंज किया गया। व्हाई? बिकॉज आर्डिपिथेकस वगैरह के अंदर में तो हमको देखने को मिल रहा है, आर्डिपिथेकस और कुछ और जो इसके अर्ली जो स्पेसिमेंस हैं उनके बीच में हमें बाइपेडल के इंडिकेशन मिल रहे हैं, बट देवर पॉलीगेमस, है ना, ये तो पॉलीगेमस थे, तो भैया इनके बीच में कहाँ से ये चीज़ हो गई? ऑलराइट, तो ये मोनोगैमी और प्रोविजनिंग को एक इंपॉर्टेंट रीजन बताते हैं ओवेन लवजॉय साहब, बट यहाँ पर भी देयर आर सर्टेन क्रिटिसिज्म। सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? कैसे हम गुड बाय करें? कंक्लूजन गुड बाय भी तो करना होता है। तो इस कंक्लूजन गुड बाय को करने के लिए आपको एक नेपियर साहब का वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। इवन ली ग्रॉस क्लार्क के वर्क को भी साइड कर सकते हो, बट इट इज़ बेटर टू कोट नेपियर। नेपियर साहब यूजुअली क्या कह रहे हैं? ही सेज, नेपियर साहब एग्जैक्ट अराउंड 1960s के आसपास में, ठीक है, दो इनके वर्क हैं 63-67 के अंदर में आप दोनों आर्ग्यूमेंट्स को देखोगे तो उन्होंने कहा एक मल्टीफोकल अप्रोच बाइपेडल लोकोमोशन को देखने के लिए आपको फॉलो करनी होगी। मल्टीफोकल अप्रोच मतलब क्या? कि देयर कैन नॉट बी अ सिंगल फैक्टर दैट कैन बी रूल्ड आउट टू हैव रिजल्टेड इनटू द बाइपेडल लोकोमोशन एज वी सी इन द करंट ह्यूमंस, रादर इट इज अ क्यूमुलेटिव effect of various factor involved to give shape and size or even result in the direction of bipedal locomotion. ये जो प्रोग्रेशन है वो मल्टी
फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर इतने बड़े चेंज को, लार्ज स्केल चेंज है बाइपेडलिज्म, नहीं रिजल्ट कर सकता। तो कई फैक्टर अलग अलग समय में अलग अलग पीरियड में रिजल्ट किए होंगे और एक क्यूमुलेटिव वे में चेंजेस आपके प्रोग्रेसिवली पॉपुलेशन के बीच में कंसोलिडेट होते गए होंगे। तो दैट इज व्हाट वी कैन कंक्लूड एंड मोर वर्क, बेटर अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी आप कह सकते हो कंडक्टेड, एक्सप्लॉयटेड इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अब बाइपेडल लोकोमोशन इतना ज़रूरी क्यों है। आई होप कि आपको ये चीज़ बिल्कुल पता होगी, वो मैं ग्रांटेड ले रहा हूँ, टेकन फॉर ग्रांटेड। वाई, देखिए जब आपके हाथ खाली हुए ना, आप बाइपेडल हो गए, 4 पैरों पे नहीं चल रहे थे, आपके हाथ खाली हुए तभी आपने टूल की डिस्कवरी की। और एक छोटे से टूल से आपने किस तरीके से पूरी सभ्यता को, सिविलाइजेशन को, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, मेटल एजेस, इंडस वैली, मेसोपोटामियम कैसे आई, अगर वो एक छोटा सा टूल नहीं वहाँ पर आपने किया होता, एक सिंगल जो चेंज है वो एक रिपल इफेक्ट की तरह आगे के जो इवेंट है उनको ट्रिगर करता है। तो ये भी एक ऐसा ही ट्रिगर था। और साथ ही साथ फायर की डिस्कवरी भी नहीं होती। टूल का यूज़ तो 3.3 मिलियन ईयर पहले एविडेंस है हमारे पास, लोमकुबी नाम की साइट से अफ्रीका में। फायर की डिस्कवरी साउथ अफ्रीका में एविडेंस है हमारे पास, वंडर वर्क स्वाट्रांस की है। चाइना में भी आप चाकुडियन की जगह साइट पे जाओगे, ऑल्दो काफ़ी पुरानी डेट्स अफ्रीका जितनी नहीं है। इंडिया में तो फिर 50,000 साल के भी नीचे आ जाती है ना। 32 to 48,000 ईयर्स के डेट है, बेलन वैली के ही रीजन से उत्तर प्रदेश में, कंट्रोल्ड फायर के यूज़ के। तो फायर का जो इस्तेमाल है ये भी पॉसिबल हो पाया और इसके थ्रू कल्चर का फर्दर डेवलपमेंट हो पाया ड्यू टू द रीज़न दैट वी बिकेम बाइपेडल, और हमारे हाथ जो है वो फ्री होते हुए आपको देखने को मिले। और जब ये फायर की डिस्कवरी हुई, ये मैं 2 चेंजेस बता रहा हूँ। अब आपका दिमाग, और अगर मेरे पास समय होता तो इससे जुड़े हुए 50 और चेंजेस को मैं बताता कि कैसे इसने कल्चर को बनाया और कल्चर ने कैसे बायोलॉजी को बनाया। शायद एक लेक्चर हमने किया बायो कल्चरल इवोल्यूशन, उसके अंदर आप देखिएगा फायर की डिस्कवरी की, फूड को कुक करने लगे, और फूड को जब कुक करने लगे तो फूड प्रोसेस्ड और सॉफ्ट हो गया। आपके जॉ के ऊपर पहले जितना प्रेशर नहीं पड़ रहा है। तो लार्जर जॉ नहीं चाहिए, बड़े बड़े दांत नहीं चाहिए, डायस्टेमा की ज़रूरत नहीं है, लार्जर कैनाइंस की ज़रूरत आपको देखने को नहीं मिल रही है, सीमियन शेल्फ की ज़रूरत नहीं पड़ रही है रीइंफोर्समेंट ऑफ द जॉ के लिए, और बड़ी बड़ी स्ट्रेंथन मसल्स जो आपकी हैं उनका भी प्रोपोर्शन रिड्यूस हो गया, जैसे मसीटर टेम्पोरलिस हैं। और इन मसल्स के लिए जो एक अटैचमेंट साइट है सर के ऊपर, सेजाइटल क्रेस्ट आपको देखने को मिलता था, वो भी नहीं रहा। ठीक है, तो एक चेंज कई सारे चेंजेस को वहाँ पर ट्रिगर कर रहा होता है। कल्चर में चेंज आया बॉडी में चेंज की वजह से, और कल्चर में चेंज आने की वजह से बॉडी के अंदर में चेंज आएंगे, और इस तरीके से चीज़ चलती जाएगी। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड दैट इज वाई वी कॉल दिस एज बायोकल्चरल फिनोमेना। इट इज नॉट ओनली बायोलॉजिकल और फिजिकल इवोल्यूशन, इट इज़ अ बायोकल्चरल पैटर्न ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर में आपको कई जानकारी ऐसी लगी होगी जो आपके इंटरेस्ट की होगी, और आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली वो बता सकते हो। और आप में से जो लोग बैच ज्वाइन कर रहे हैं उनसे बैच में मिलने की पूरी आशा करता हूँ। तो टिल देन कीप स्माइलिंग, हैव अ वेरी नाइस डे, साइनिंग ऑफ।